नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए, बिहार में चुनावों को लेकर शिवसेना की टिप्पणी आपको ऐसा लगेगा कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन इस टिप्पणी के माध्यम से शिवसेना के संजय राउत ने क्या उद्धव सरकार के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की है, या फिर ये कहने की कोशिश की है कि शिवसेना अब गद्दी भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार है। दरअसल संजय राउत ने यह लिखा कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की हार हुई है और नीतीश कुमार एक हारे हुए पहलवान हैं। अगर वो सरकार बनाते हैं तो ये इस तरीके से होगा कि एक हारे हुए पहलवान को जीत का पदक दे दिया जाए। अगर विजेता कोई पार्टी है तो वहाँ एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी विजेता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। हालांकि एनडीए के पास बहुमत है, इसलिए सरकार बीजेपी को बनानी चाहिए। ये कहकर शिवसेना अपने ही पुराने जो बातें हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक गठबंधन हुआ था और इस महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत ज़्यादा थी शिवसेना से। उसके बावजूद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए उस युति को, महायुति को तोड़ने का काम किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू यह है कि बिहार चुनावों को लेकर ही तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि जनता ने तो सबसे ज़्यादा वोट देकर उन्हें चुना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें हराने का और वोट चुराने का काम किया है। ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं और जो शिवसेना कह रही है वही तेजस्वी यादव ने कहा है और तेजस्वी यादव की बात को ही शिवसेना आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। शिवसेना ये कटाक्ष कर रही है कि तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसके बावजूद सरकार बनने जा रही है एनडीए की। ये कितना हास्यास्पद है। लेकिन शिवसेना ये भूल गई कि महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट भी मिले थे, सबसे ज़्यादा सीटें भी मिली थी। उसके बावजूद आज जो वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं वो वही लोग हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया था। शिवसेना तमाम तरीके के कुतर्क करती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है और तमाम कुतर्क कर रहा है। तेजस्वी का कहना है कि उसको सबसे ज़्यादा % ऑफ वोट मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव ये भूल गया कि 2015 के चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट % यानी कि 25% मत मिले थे, जबकि उनकी सीटें केवल 53 थी। सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी और उसके बावजूद उन्हें वोट सबसे ज़्यादा मिले थे। भारतीय जनता पार्टी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2015 के चुनाव में। आरजेडी की बात करें तो उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसकी सीटें 80 थी। दूसरी तरफ जेडीयू इस बार तीसरे नंबर पर आई है, क्योंकि जेडीयू को अब भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें मिली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात की जाए तो इस बार उन्होंने केवल 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और परसेंटेज के हिसाब से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने पिछले बार की 101 की बजाय 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 144 सीटों में उन्हें जो वोट मिला है उसे वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। लेकिन तेजस्वी ये भूल गया कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, अगर इस बार उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती तो शायद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 से ज़्यादा होती, जैसा कि उनका सक्सेस रेट है। इस तथ्य को जुटाने की कोशिश शिवसेना भी कर रही है और शिवसेना दूसरी तरफ एक हंसी भी उड़ा रही है पुष्पा प्रियम नाम की उस प्लूरल पार्टी की मुखिया की, और ये कह रही है कि इस मुखिया को जिसने दावा किया था कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बनेगी, उसको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। लेकिन शिवसेना ये भूल गई कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना को 21 और 20-21 सीटों पर नोटा से बहुत कम वोट मिले हैं। शिवसेना के टोटल वोटों की संख्या 5000 का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पाई है। इस बात को क्यों संजय राउत और उद्धव ठाकरे भूल जाते हैं?
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि संजय राउत ने जो कहा है उससे ऐसा लगता है कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और सरेंडर करने के मूड में हैं। सरेंडर करने के मूड में होने की वजह से ही वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिसको नंबर 1 पे रखा है, उसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इस हिसाब से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का दावा भारतीय जनता पार्टी का बनता है, दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना का नहीं, क्योंकि एक ही तर्क के दो जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक तरफ वो अगर बिहार में ये कहते हैं कि नीतीश कुमार हारे हुए पहलवान हैं, नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है, ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, लेकिन दूसरी तरफ वो कटाक्ष भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव एक जुझारू नेता बनकर उभरा है और वो आने वाले दिनों में भारत के भविष्य का नेता भी हो सकता है, जिसने अकेले दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। अब ये जीत किस तरीके से शिवसेना को दिखाई दे रही है ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, इस चुनाव में उन्हें 75 सीटें मिली हैं, पिछली सीटों से 5 सीटें कम हैं। वोट के मामले में भी पिछले जो तमाम कम सीटों पर लड़कर भी वो ज़्यादा सीटें जीत गए थे, ज़्यादा वोट ले गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन सीटें कम मिली थी। संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे, ये गणित के छोटे से फॉर्मूले को नहीं समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा, अगर उसकी सीटें कम भी आती हैं तब भी उसको वोट ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी अगर उसका बेस है तो। और जो व्यक्ति कम सीटों पर लड़ेगा उसका वोट तो कम पड़ेगा ही। अगर एवरेज प्रति सीट के हिसाब से देखा जाए तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनावों में पहले नंबर पर रही है। उनको अगर 110 सीटों पर चुनाव जो हुआ है उसमें प्रति सीट पर जो वोट मिला है उसका अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आरजेडी से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 23% वोट पा सकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद में 19% के आसपास वोट उसको मिले हैं। इसको लेकर तमाम चैनल भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, एनडीटीवी हो या फिर एबीपी न्यूज़, आज तक, ये सब के सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहा है वही सच है। जनता ने तेजस्वी को नंबर 1 पर रखा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तेजस्वी की पार्टी ने इस बार सीटें ज़्यादा लड़ी थी और दूसरी तरफ उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं उनको भी मिलाकर ये सीटों का जो आंकड़ा है वो उतना नहीं है जितना कि वो दावा करने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भूल जाते हैं कि 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लड़ी थी और उस स्थिति में भी उसको टोटल वोट का 25% वोट मिला था। इस बात को वो कैसे नकार सकते हैं। अब सवाल आता है कि शिवसेना जो कह रही है क्या उसके मायने हो सकते हैं। शिवसेना या तो ये कहना चाह रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में फूट कराकर वो आरजेडी को इसका फ़ायदा देना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भड़काना चाहते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना ये कह रही है कि चिराग पासवान को एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार के आगे मोहरा बनाकर पेश किया था और इसीलिए चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी के कम से कम 20 से 22 विधायकों की उम्मीदों को बुझा दिया। और दूसरी तरफ शिवसेना ये भी कह रही है कि जो ओवैसी है वो भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है। यानी कि शिवसेना इस बात को कहना चाहती है कि महाराष्ट्र में भी ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का मोहरा था और वैसी स्थिति में संजय राउत का उससे लेना देना था, या फिर भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनाने में ओवैसी को शिवसेना की भूमिका रही है। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि ओवैसी ने जिस तरीके से अपने कट्टरपंथी सोच के दम पर बिहार के कट्टरपंथियों को अपनी तरफ मिला लिया है, जिनको कि अब तक कांग्रेस और जनता दल या जो कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां बरगलाया करती थी, अपने साथ रखा करती थी। अब उन कट्टरपंथियों ने सोचा होगा कि क्यों ना जो इस मोहरे की बजाय सीधे तौर पर अपने आप को कट्टरपंथी कहने वाले ओवैसी का साथ दिया जाए, और इसीलिए ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली, जो कि अपने आप में एक बड़ा
कारनामा कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलना एक बड़ी बात है, जहां पर लालू यादव का वर्चस्व रहा है, जहां कांग्रेस का भी तुष्टीकरण का काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इन सब के बावजूद अगर ओवैसी 5 सीटें लेता है तो ये इन सभी के बीच का एक आपसी तालमेल भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना इन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को दोष दे देना चाहती है और ये कह देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन इतना सब कहने के बावजूद बिहार में जो दुर्गति शिवसेना की हुई है, बिहार में जो सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उनको कोई भी जनता का व्यक्ति वोट देने को राजी नहीं हुआ है, उसको लेकर शिवसेना कोई भी बात स्वीकारने को राजी नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं कर रही है। वो दूसरे लोगों पर सवाल उठा रही है कि उनको नोटा से कम वोट मिले हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इनको तो सभी सीटों पर नोटा से कम वोट मिलाते हैं और इसी वजह से शिवसेना अपनी हार को, अपनी खींच को छुपाने के लिए अब दूसरे तरीके के प्रपंच करती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके से जैसे तेजस्वी यादव अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है और वो चुनाव आयोग को दोष दे रहा है, वो सत्ता को दोष दे रहा है, वो तमाम चीज़ों को दोष दे रहा है और ये कह रहा है कि जितना वोट मुझे मिला है उसके हिसाब से मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन वो भूल जाता है कि पिछले चुनाव में उसे इस बार जितना वोट मिला है उससे भी कहीं ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन उनकी सीटों की संख्या 53 थी, इसीलिए वो सत्ता में थे जरूर लेकिन मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाए थे। किसी भी चुनाव में, किसी भी प्रदेश के चुनाव में नंबर ऑफ वोट कितना मिला है उस गिनती का कोई मायना नहीं है, क्योंकि एक ही सीट पर एक ही व्यक्ति को बहुत सारा वोट मिल सकता है, लेकिन उन सीटों के बीच में डिवीजन करेंगे तो वहां पर कई जगह पर कम वोट में भी, चौथाई वोट में भी व्यक्ति जीत जाता है और कई जगह पर बहुत ज़्यादा वोट लेकर भी व्यक्ति संघर्ष करता हुआ नजर आता है। दिल्ली का उदाहरण पहले देखने को मिलता था, जब बाहरी दिल्ली की सीट पर 22 लाख से ज़्यादा वोट हुआ करते थे, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में 2-2, 3-3 लाख की वोटिंग वाली सीटें भी थी। तो इस तरीके की बचकानी बातें अगर तेजस्वी करता है तब तो लोग स्वीकार करेंगे भी, लेकिन संजय राउत जैसा नेता, उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति और उनका सामना जैसा अखबार भी अगर इन बचकाने तर्कों को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो लोग उन पर हंसेंगे नहीं बल्कि उन पर गुस्सा भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।